ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚਾय ਸਮੋਸੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ हैदराबाद ਤੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ, वेलकम टू चाय समोसे। थैंक यू हैप्पी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो मोस्ट वेलकम। तो मैं सबसे पहला सवाल पूछने से पहले मैं कोई भी सवाल पूछने से पहले आपसे एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा अपने। मेरा नाम है शहबाज खान। मैं हैदराबाद से नहीं हूँ। मैं हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर पे गांव से रहता हूँ। हैदराबाद में मैंने पढ़ाई की है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। फिर मुझे मलेशिया आके 6 साल हो गए। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की? हैदराबाद से ही की? हैदराबाद से की या फिर अपने गांव से की है? नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग करने के लिए। गांव का नाम क्या है? मैं हूँ वनपर्ती से। वन्नापर्ती। अच्छा। आपका हैदराबाद में और गांव के अंदर जो लाइफ थी उसके अंदर कुछ फ़र्क था? लाइक मतलब आपको कुछ भी ऐसा लगा कि आप गांव से दूर हो जब आप हैदराबाद? बहुत सारा फ़र्क था, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे गांव में। गांव में बस स्कूल था, कॉलेज था, कम से कम कुछ बिल्डिंग्स ज़्यादा नहीं और कुछ करने के लिए था नहीं। जैसे हैदराबाद आ गया, बहुत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मूवीज़ देख सकता हूँ, वो देख सकता हूँ, जॉब एप्लीकेशंस। हैदराबाद एक नोन फॉर आईटी, राइट। सो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपको मलेशिया में जैसे आपने बताया आपको 6 साल हो गए, तो मतलब आपको मलेशिया के जो कल्चर है या फिर जो यहाँ का रहन सहन है तो इसके अंदर अपने आप को ढालने के लिए आपको कितना टाइम लग गया? पहले तो एक दो साल तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कब चला जाऊँ। मुझे लगता है अगर आप कोई भी चीज़ आप करते हो रोज़ तो कुछ टाइम के बाद उसकी आदत लग जाती है। अब मैं जब इंडिया जाता हूँ ना तो इंडिया अलग लगता है मुझे, क्योंकि मैं मलेशिया से मिंगल हो चुका हूँ मलेशिया में के कल्चर के लिए। यहाँ की ट्रैफिक में और हैदराबाद की ट्रैफिक में और आपके गाँव जहाँ से हो आप वहाँ की ट्रैफिक में आपको कितना अंतर लगता है, कितना फ़र्क है? जैसे कि अब मैं गांव का बात करूं तो गांव में ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं है। जैसे कि जब जाते हैं तो 10-12 गाड़ियां जाते हैं। हैदराबाद में जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो या 1000 कर लो और कोई भी कहीं से भी चले जाता है। अगर मलेशिया की बात करो, यहाँ पे भी है, बिल्कुल ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे भी, लेकिन सब लेन फॉलो करते हैं। इतना स्ट्रेसफुल नहीं लगता। जैसे कि आप बात करते करते या घर पे बात करते करते या ड्रिंक्स पीते हुए, चाय पीते हुए आप चला सकते हो गाड़ी। जैसे आप यहाँ के आप जैसे बता रहे लेन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आप ड्राइव करते हो कि? जी हाँ, मैं ड्राइव करता हूँ। ड्राइव करते हैं तो वहाँ भी आपने ड्राइव की है, यहाँ भी आपने ड्राइव की है, तो वहाँ पर कभी समन या चालान हुआ है? इंडिया में हुआ था, बाइक चलाता था तो बहुत सारे मेरे को समन लगे, 4 से 5। एक ही रीज़न की वजह से, हेलमेट। अच्छा। कुछ बार तो हेलमेट था मेरे पास, लेकिन मैं पहन रहा नहीं था, सामने रख के चला रहा था गाड़ी। अच्छा। क्योंकि गर्मी इतनी होती थी। हाँ, गर्मी तो। यहाँ पर आप मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं? यहाँ पे कार चलाते। यहाँ पर कार चलाते हैं। यहाँ पर कभी मोटरसाइकिल के में ट्रैवल करने का या किसी के साथ जाने का मौका मिला है? बिल्कुल, आपके साथ। तो यहाँ की मोटरसाइकिल राइडिंग में मतलब मैं क्योंकि आप चला चुके हैं तो आपको फ़र्क पता होगा कि यहाँ की मोटरसाइकिल की राइडिंग में और इंडिया की राइडिंग में क्या फ़र्क है? यहाँ पे तो अगर आप देखें तो मोटरसाइकिल के लिए अलग सी रोड होती है लेफ़्ट साइड पे, जो कि सिर्फ मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा सेफ्टी है, सेफ्टी के, क्योंकि अगर आप कार के बीच में चला रहे हो या कार अगर कभी से टर्न ले ली तो कुछ लग सकता है। बाइक्स के लिए अलग सी लाइन है, तो यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी। मैं सबको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हाईवेज़ के ऊपर एक अलग से लेन बनी होती है। कुछ जगह के ऊपर रोड को ही एक वाइट स्ट्रिप से डिवाइड कर दिया जाता है और कुछ जगह पे स्पेसिफिक लेन है जो कि हाईवे से कुछ 100 फीट की दूरी पर होती है। तो वो लेन स्ट्रिक्टली मोटरसाइकिल के लिए होती है और वो इतनी छोटी होती है कि वहाँ पर खाली एक टाइम पे 2 मोटरसाइकिल जा सकती है। कार की एंट्री वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जैसे बताया आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स में? जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉरी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं उसके बारे में जानता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इंजीनियरिंग की है, तो ये मतलब कितने टाइम का
4 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में तो सबका कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब। जो सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक सब इलेक्ट्रिकल होता है इन डेप्थ। तो आपकी जो जॉब है यहाँ पे मलेशिया में, वो उसी के रिलेटेड है या टोटली अलग? इससे रिलेटेड नहीं है। मैं स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत रिग्रेट करता था क्योंकि मैंने पढ़ाई की 4 साल या 5 साल, इतनी सारी पढ़ाई की इलेक्ट्रिकल के बारे में। हमेशा सोचता था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मुझे मिली तो ऐसा जब जो जॉब मिल रही थी मेरे पास दिमाग में एक थॉट भी था कि क्यों करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फिर मैं ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था, ऐसे ही देख रहा था, तो मुझे एक क्या बोलते हैं उसको, रील दिखी जिसमें ये बोला गया था कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट मत करो, जो भी आपके सामने आ रही है उसको ग्रैब करो और उसमें एक्सेल करो। तो मैंने ग्रैब कर ली क्योंकि मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पे। मैंने ग्रैब कर ली और उसमें काम किया, अच्छे से काम किया, प्रमोशन ली 1-2 साल की। अभी मैं एज अ टीम लीडर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। इट्स अचीवमेंट। तो फिर मैंने मेरे एक मैनेजर थे वहाँ पे, तो उनका नाम था जिब्रान। तो उनसे बात की मैंने कि 1-2 साल के बाद कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी पढ़ाई की तो मैं यहाँ पे क्यों करूँ, क्या करूँ, मैं नेक्स्ट क्या करना चाहिए मेरे को। तो उन्होंने बोला अगर तुम इलेक्ट्रिकल या जो भी उसमें काम करते हो ना, तो अगर वहाँ उस इनिशियल पोजीशन से आपको मैनेजर बनना है या टीम लीडर बनना है तो कम से कम 8 से 10 साल लग जाता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं रहता। होते हैं, अच्छा है, पैसा सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ से मैनेजर बनने में आपको 8 से 10 साल लग जाला। लेकिन यहाँ से अगर मैनेजर बन जाओगे तो 2 से 3 साल में मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर का काम तो सेम होता है, मैनेजिंग प्रोडक्ट्स या मैनेजिंग पीपल। तो वो मुझे रेकमेंड करे कि यहाँ पे मैनेजर बन जाओ, एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद स्विच करो, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट भी सेम होता है। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है जो डिस्कशन का, कि एक पोजीशन लेके स्किप करो तो आगे आपको उसी पोजीशन के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चलो ये तो रही बात करियर की, स्कूलिंग की। थोड़ा पर्सनल लाइफ पर मतलब आपको मलेशिया का जो यहाँ का कल्चर टोटली अलग है ना? यहाँ पर आपको मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगा कि वो भी ऐसे ही है जैसे इंडिया के अंदर? अलग अलग लोग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग है। यहाँ के लोग बहुत स्वीट है, जैसे कि हर बात पे सॉरी बोलते हैं, जैसे ही सामने एकदम से आगे तो सॉरी बोलने लगे, प्लीज़ बोलते हैं, थोड़ा एम्पैथी है। और उनकी इंग्लिश भी जो एक्सेंट होता है उनका बहुत सारा अलग होता है, जैसे कि आपको अगर उनको हाँ बोलना है तो वो बोलते हैं कि कैन बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होती थी जब मैं ट्रेनिंग में था, तो समझ नहीं आता था, बाद में थोड़े टाइम के साथ सब सीख जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअली मैं एक जो रोड पे स्टॉल लगते हैं ना, तो वहाँ पर एक आंटी से केक लिया मैंने, जो एक केक का स्लाइस होता है वो लिया। भूख लग रही थी, तो हमारे लिए वो ब्रेड ही है, यहाँ पर केक बोलते हैं। तो वो ब्रेड लिया मैंने, ब्रेड ले लिया। जब तक वो आंटी बिल लग रहा था मैं खा लेता हूँ। मैं खाया, आंटी को बोला आंटी मैंने एक केक लिया, तो हाथ में नहीं था केक। तो आंटी पूछती है इट रेडी है? तो वो समझ नहीं आ रहा पूछ क्या रही है, इट रेडी है। फिर किसने पूछ लिया खा लिया, वो पूछ रही तूने खा लिया कि खाना है? मतलब ओके ईट ऑलरेडी। वो तो है, जैसे कि स्लैंग वगैरह, अपना स्लैंग होता है। जैसे यहाँ के लोग हर बात में ला लगा देते हैं ना, ला लगाते हैं। हाँ, तो ये इनका स्लैंग है, तो पता चल जाता है कि आप किस नेशनलिटी से बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिस स्टाफ भी अलग अलग नेशनलिटीज़ के होते हैं, तो उनके हर एक का एक्सेंट एक अलग होता है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेंट होता है उनका अपनी कंट्री का। तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये आदमी कहाँ से। इनफैक्ट आप देख लीजिए, हमें तो सारे जो डार्क स्किन है, हम लगता है कि वो अफ्रीकन है। तो वो कोई नाइजीरिया से है, कुछ केनिया से है, कोई जिम्बाब्वे से है। हर एक का एक्सेंट अलग अलग है। दो हमारे लिए सब एक जैसे, लेकिन आप उनसे बात करोगे आप समझ जाओगे कि भाई ये बंदा कहाँ से, ये बंदी कहाँ से। सेम गोज टू मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में इजिप्शियन है, कर्गिस्तान वाले हैं, ओमानियन है। तो जब ये बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट जब वो अरबिक में भी बात करते हैं तो वो अरेबियन बोल देते हैं कि भाई इसकी अरबिक ये कंट्री की, इसकी अरबिक ये कंट्री की। तो हर कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है,
जैसे कि इंडिया में होता है स्टेट, कौन सा स्टेट से बिलोंग कर, तो आपकी हिंदी से बात होती है, हिंदी से पता लैंग्वेज सेम होती है लेकिन बोलने का अंदाज़ अलग होता है। हाँ ओके। सो ये तो रहा पर्सनल लाइफ। कुछ मोटिवेशन आपको यहाँ पर रहने के लिए, जैसे आपको क्या मोटिवेट करता है कि यहाँ पर रहें या फिर फैमिली से दूर हो? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत जैसे कि बताया मैंने, मैं बहुत मिस करता था घर, होम सिक फील करता था, ऐसा लगता था कि एक साल में भाग जाऊंगा, हो नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जैसे कि आप, अगर आप होते तो मैं आपके फैमिली की तरह ऐसा फील करता हूँ। तो वही फ्रेंड्स अच्छे बन गए, हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे। और मलेशिया अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बीचेस विचेस, वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप कनाडा चले जाओ या कहीं और यूएस चले जाओ, वहाँ पे तो 2-3 महीने तो घर पे बैठना पड़ता है बर्फ की वजह हो से। जाते हैं। हम तो यहाँ पर साल भर आप कहीं भी जा सकते हो और सब कुछ करीब करीब है। जैसे कि आपको ठंडा फील करना है तो गेंटिंग हाईलैंड्स चले जाओ, एक 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर में ठंडा फील करो। बीच चाहिए तो 100 किलोमीटर चले जाओ, करीब में है। तो अच्छी लगती है मुझे यहाँ पे रहना सब कुछ। मैंने पिछली बार ना पोर्ट डिक्सन की एक बीच पे एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने वीडियोस देखी मेरी पुरानी, उन्होंने देखा होगा पोर्ट डिक्सन कितना प्यारा बीच है जहाँ की मैंने वीडियो बनाई है। गेंटिंग हाईलैंड, कैमरॉन हाईलैंड, ये सारी ठंडी जगहें हैं। फिर सेकेंडरी मतलब आप ऐसी जगह पे हो ना, आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के एक्सेस ईजी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, 1 घंटा या 2 घंटे की फ्लाइट कंबोडिया होती हो है गया, और हाँ, बहुत चीप होते हैं फ्लाइट। सिंगापुर हो गया। और मतलब ऐसा लगता है जैसे आज जितने में आप कन्याकुमारी से दिल्ली जाते हो या फिर पंजाब जाते हो ना, उतने ही प्राइसिंग में यहाँ पर आप फ्लाइट में ये सब कंट्रीज जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी एक्सेसिबल भी है। जी। तो कौन सी कंट्री घूम के आए आप मलेशिया में? सिंगापुर गया, हाँ हाँ, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, और कहाँ पे गया, इंडोनेशिया। 5-6 कंट्री जा चुका हूँ। आसपास होती हैं तो कभी भी टाइम मिलता है या छुट्टी वुट्टी होती है तो ऐसे प्लान कर लेता हूँ। इट्स लाइक अ वीकेंड गेट अवे। अकेले जाने पसंद करते हो क्या फ्रेंड्स के साथ? यूजुअली मैं फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ। Okay. कभी अकेले सोलो ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन शायद मेरा सपना है वो अकेले जाऊँ कभी। मतलब फ्रेंड्स को डिसोन करने वाले हो? एक पता नहीं, अनकंफर्टेबल फील होता है अकेले जाने में, मेरे को आदत नहीं है तो, पर मैं करना चाहता हूँ एक्सप्लोर अकेले। मैं एक्चुअली 1-2 बार जा चुका हूँ सोलो ट्रैवलिंग, लेकिन एक चीज़ होती है कि सोलो ट्रैवलिंग में एक ही प्रॉब्लम होती है, आपकी फ़ोटो खींचने वाला कोई नहीं होता। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आप अपने ओन से हो। क्योंकि देखो फ्रेंड्स जाते तो आप एक ग्रुप, एक प्लान बना के जाना होता है आपको, लेकिन आप जब सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो आपने जिधर को मुड़ के आप उधर चले गए। बिल्कुल। तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। एक वो बहुत ही सेपरेट, मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है वो। ग्रुप के साथ जाओ, वो अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप करो, एक सोलो ट्रिप करो, भले मेरे साथ कर लो। सो एक सोलो ट्रिप करो आप, वो आपके एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए, जब आप फ्री होते हो तो क्या करना पसंद करते हो? जब मैं फ्री होता हूँ, यूजुअली बहुत कम फ्री होता हूँ। जब भी फ्री होता हूँ मैं एक्चुअली मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभी घूमने फिरने चले जाता हूँ, कभी बैडमिंटन खेलता हूँ, कभी क्रिकेट खेलता हूँ। आपका यहाँ का फेवरेट फूड क्या है, मलेशियन फेवरेट? मुझे रोटी पिसांग अच्छी लगती है। रोटी पिसांग वो होती है जो रोटी होता है, उसके अंदर चीज़ होता है और केला डालते हैं। केला डाल के सब बनता है, एकदम मीठी होती है और अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। और मलेशिया की कौन सी, इंडिया की कौन सी चीज़ आपको पसंद है? इंडिया, मैं कहाँ से हूँ, हैदराबाद से। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, बिरयानी और चाय। बिरयानी और चाय, ईरानी चाय। ईरानी चाय। मेरे आपके मतलब हैदराबाद में मेरे जाने का एक बार ही स्वभाव लगा, और मुझे सॉरी टू से बट मैं वहाँ के नामचीन रेस्टोरेंट में गया बिरयानी खाने, और मुझे बहुत अच्छी डिसअपॉइंटमेंट मिली। इनफैक्ट यू नो, मैं प्लेन में जा रहा था, ऑफ कोर्स मलेशिया से तो प्लेन में ही जाऊंगा। तो एयर होस्टेस ने पूछा कि आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? तो मैंने बोला क्या क्या है, तो उसने 3-4 डिश के नाम बताया, उसमें एक थी बिरयानी। मतलब बिरयानी कर दो।
वो मैडम ने कप के अंदर पानी डाल के पता नहीं क्या दिया, बोलती 8 मिनट बाद। मैंने हैदराबाद बिरयानी की खिचड़ी खाई। तो ठीक है, लेकिन हाँ मेरा कुछ फ्रेंड्स हैं। एक बार मेरा एक फ्रेंड है, उसकी आंटी ने बिरयानी बनाई थी, उसका नाम था शबाश खान। तो बहुत अच्छी बिरयानी थी वो। इनफैक्ट आई कैन से जो मैंने अच्छे खासे पैसे दे के खाई है ना, उससे 1000 टाइम बेटर होगी वो। तो या एक्चुअली डिपेंड करता है। आजकल क्या हुआ, बहुत सारा रहता है आप बिरयानी कहाँ से खा रहे हो, क्योंकि अब हैदराबाद मतलब बिरयानी नाम हो गया ना, तो उस वर्ड को बहुत कमर्शियल कर दिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट जो कि अच्छी क्वालिटी देते नहीं हैं, लेकिन कमर्शियल कर दिए कि ऐसी सोशल मीडिया पे वो हो गया, ये हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब फेमस हो गया, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। तो आपको खाना है बिरयानी तो मुझसे पूछ लिया करो। यूजुअली ओल्ड सिटीज़ में, हैदराबाद की जो ओल्ड सिटी में सस्ती भी होती है और बहुत अच्छा होती भी। चलो बहुत बढ़िया बात है। और सेकेंडली अदर देन बिरयानी, क्योंकि बिरयानी तो एक लोकल कुजीन हो गया जो रोज़ नहीं खाया जाता, जो आप रोज़ खा सके, तो आप क्या खाओगे? यूजुअली मैं बिलोंग करता हूँ साउथ से ना, मतलब गांव से। तो वहाँ पे बिरयानी का उतना वो नहीं है। तो वहाँ पे मिलता है इडली, डोसा, वड़ा। तो हम लोग नाश्ते में पोंडा या नाश्ते में हमसे यही खाते हैं यूजुअली। मम्मी बनाती हैं, कभी बाहर से लाते हैं, और रोटी वोटी खाते हैं, बस ऐसे नॉर्मल। दाल पसंद है? दाल पसंद नहीं है, लेकिन खा लेता हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं इनफ दाल खा चुका हूँ लाइफ में, कुछ और ज़्यादा कुछ और खाता हूँ। अच्छा, मतलब जैसे मैं हूँ ना, मेरे को आप रोज़ दाल दे दो, जो पीली दाल होती है, मैं रोज़ खा लूँगा। जैसे मैंने आपने बताया कि आपने 4-5 कंट्रियाँ कवर की है, तो मतलब आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे। वियतनाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गया था सिंगापुर बिफोर कोविड। तो मेरे स्कूल के कुछ दोस्त आए थे, उन लोगों को मलेशिया घूमना था, तो मलेशिया घुमाया मैंने 4-5 दिन। उसके बाद हम लोगों ने सिंगापुर की ट्रिप की। सिंगापुर में सबसे पहले सिंगापुर में जब सोचता हूँ तो एक ही चीज़ याद आती है, महंगाई, खर्चा। क्योंकि बहुत महंगा है। आप ये पानी की बोतल भी ले लो, अगर इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 500 रुपये की मिलेगी। अरे बाप रे। सो हम लोगों ने गया था कुछ 2-3 दिन के लिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत क्लीन होती है, कहीं भी थोड़ा भी कचरा नहीं होता है। बहुत क्लीन होता है, सब ऑर्गेनाइज होता है, हर कोई जल्दी में होता है, अपना काम करो, जल्दी जाओ। उसके बाद मैं गया था थाईलैंड गया था। थाईलैंड पार्टी प्लेस है, बहुत सारा लोग सब पार्टी करने बहुत अच्छा है वहाँ का। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया से अच्छा है, लेकिन इंडिया को कंपटीशन देता है वो, क्योंकि बहुत स्पाइसी होता है। जैसे कि उनका फेमस फूड है टॉम यम, राइट? तो अगर टॉम यम आप कहीं और खाते हो तो फीका सा लगता है, लेकिन आप जब थाईलैंड में खाते हो ना, एकदम फ्लेवरफुल, बहुत अच्छा लगता है। सी फूड भी अच्छा होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। तो मैं सी फूड वगैरह, मैं एक्चुअली थाईलैंड जा चुका हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जी, क्योंकि वेजिटेरियन नहीं, ऑप्शन बहुत कम है। उसके बाद गया था मैं वियतनाम में गया था होचिमिन सिटी। होचिमिन सिटी एक पार्ट है, होचिमिन का कुछ पार्ट है जो कि डेवलप नहीं है उतना, लेकिन जो डेवलप पार्ट है वो बहुत डेवलप्ड है। जैसे कि उनके पास एक बिल्डिंग मैंने देखी, उसका बिल्डिंग का नाम था कुछ 101 ऐसा कुछ नाम था। वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है ना, उसने वो जो सेम इंजीनियर है जो बुर्ज खलीफा बनाया है। हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम लगता है। आप सर्च करके देख लो होचिमिन सिटी का टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो ऐसा लगता है कि डुप्लीकेट है, मिनी बुर्ज खलीफा। सो डेवलप सिटी है, क्लीन है, साफ़ है, अच्छा है। एक्चुअली मैं होचिमिन सिटी की मेरी स्टे थी, अच्छा, 2-2.5 घंटे की। तो मैं सिटी में तो नहीं गया, लेकिन मैंने वहाँ के लोगों को एक्सप्लोर किया है। तो मेरे साथ मैं फ़नी तो नहीं बोलूँगा, एक इंसिडेंट हुआ। मैं एक्चुअली मुझे वियतनाम से KL की फ्लाइट करनी थी, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें भाषा समझ नहीं आती है। बिल्कुल। वहाँ पर इनफैक्ट उनके जो साइन बोर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 25 सेकंड के लिए उनके लैंग्वेज में हो तो 5 सेकंड के लिए इंग्लिश में वो ग्लो करते हैं।
चलो ठीक है, वो बात है, मैं मैनेज कर लिया। अभी मुझे जाना है नीचे। अभी जो एक्सेलरेटर होता है, तो वहाँ पर मिड एज लेडीज़ होगी मेरे हिसाब से 50-55, एंड वो खड़े हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यूज़ करके नीचे जाए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को एक आके बोलती है, एक्सक्यूज मी, मेरा यस होल्ड। तो मैं समझ गया कि वो पूछ रहे कि मैं तेरा हाथ पकड़ूं नीचे जाने के लिए। तो मैंने बोला ओके। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो लिफ्ट नीचे आए। नीचे आके तो उनके साथ एक आंटी थी। आंटी बोलती है हेलो मी। मुझे वापस से उसके बाजू में ऊपर आने वाली जो एस्केलेटर थी वो पकड़ के मैं वापस आया, फिर वो आंटी को लेके भी नीचे आया। बिल्कुल हाँ, जैसे कि आपने बोला कि एंड आंटी ने मेरे को पता है ऐसे किया, लाइक मतलब मैं भी अभी 35 प्लस हूँ, तो इट्स लाइक जैसे नहीं एक मम्मी अपने बच्चों को बोलती शाबाश बेटा, तो वो वाली फीलिंग है बहुत। मतलब वो जो मेरी स्ट्रेस, जो थकान थी ना, वो मेरी खत्म हो गई उस टाइम पे। बढ़िया। जैसे कि आपने बोला था कि लैंग्वेज में बहुत दिक्कत होती है वियतनामीज में, क्योंकि उनकी मेरे दोस्त थे वियतनामीज, उन्होंने बोल रहे थे कि जो उनके लैंग्वेज होती है ना, वो सब एक नोट पे होती है, नोट। हाँ। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं खाना, जो कि दो हो गए, खाना। उनके पास हर एक वर्ड एक ही नोट में होता है, खा ना। देख लो, एक नोट में बात करते, तो ऐसा इंग्लिश में भी वही एक्सेंट में बात करते, तो समझ में नहीं आता। और उसके बाद थाईलैंड के बाद वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया। उसके बाद मैं गया था जापान अभी रिसेंटली गए थे आई बिलीव। जापान तो दुनिया की, आप मेरे लिए पेप्सी की लेके आए थे वहाँ पे, यूनिक पेप्सी ट्रांसपेरेंट वाली। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जापान मेरी अब तक ये सबसे बेस्ट वैकेशन है। अलग ही कंट्री है, ऐसा लगता है कि आप कोई और दुनिया में आ गए हो, एनीमे की दुनिया में आ गए हो। अगर आप एनीमे देखते हो, तो एनीमे लवर हो, तो आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और बहुत एडवांस है, हर चीज़ में एडवांस है। उनके स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रेन है, हर चीज़ में सब यूनिकनेस है। कपड़े, ऐसा अगर आप जाके बस स्ट्रीट में बैठ जाओ तो ऐसा कोई बंदा नहीं लगेगा जो कि अंडर ड्रेस्ड है। हर कोई सूट पहनता है, हर किसी के कपड़े अच्छे, ऐसा कोई लगता नहीं है कि अरे क्या कपड़े पहने हैं। मतलब ब्लेजर, कोट वगैरह, हर कोई स्टाइलिश लगता है। स्पेशली टोक्यो में, अब टोक्यो तो कभी सोती नहीं है। जैसे कि मैं 2 बजे रात में 3 बजे भी उठ के देखूँ, हमेशा लोग जाते रहते हैं, चलते रहते हैं हमेशा, और हर कोई स्पीड चलता है। जैसे हम मैं चल रहा था बैग डाल के, ऐसा चल रहा था, मुझे बाजू से एक बुढ़िया क्रॉस करके गई 2 बड़े बैग डाल के, उसकी एज हो गई कम से कम 90 ईयर्स, और वो उतना तेज़ चल रही थी। आपने अगर देखा है तो जापान में जो लोग रहते हैं ना, उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत लोग चलते हैं। आई थिंक उनकी मिनिमम एज है जो कि लाइफ स्पैन 80-90 ईयर्स 90 की है उनकी। हाँ, बहुत एक्टिव होते लोग। एंड जापान में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सेंचुरी क्रॉस की है जी। बहुत सारे सचिन तेंदुलकर रहते हैं वहाँ पे। जापान का नाम चेंज करके ST कर देते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी आपको लगा हो यार बस मैं डीमोटिवेट हूँ, या फिर किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए हो या बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हो? ये जो यूजुअली ऑफिस एक्सपीरियंस में जैसे कि आप करते हो, आप अपना 100% बेस्ट देते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा आपको, या कोई मतलब रिकग्निशन नहीं मिलती, एंकरेजमेंट नहीं मिल रही। तो उस टाइम पे लगा था मेरे को, 2 साल 3 साल हो गए थे, कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा था, मेरे जो बाद आए थे उन लोग आगे चले जा रहे थे। लेकिन मैंने खुद को मोटिवेट किया, मैंने बात किया अपने सीनियर से क्या करना चाहिए, तो इंटरेस्ट दिखाया चीज़ों में जो मेरे ऊपर वाले लोग करते हैं। अगर आपको कुछ प्रमोशन चाहिए आपके करियर में, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर वाला क्या करता है। अगर वो काम आप सीख गए तो आप उसको हेल्प करने लग गए, तो एक रिकग्निशन मिल जाता है कि हाँ ये बंदा कर सकता है, तो आपको पुश मिल जाएगा। तो मैंने किया, ऐसे ही काम करते गया, कुछ टाइम लगा, लेकिन एट द एंड अगर आपको मिलना है प्रमोशन तो। और देखो एवरी ऑफिस कल्चर के अंदर कुछ बैड थिंग होती है, कुछ गुड थिंग होती है। जी बिल्कुल। बैड थिंग तो चलो हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आप अच्छी बातें
मुझे तो अच्छा दिन ये एक ही लगता है जो कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, क्योंकि सैलरी आती है उसी सैलरी आती है जिसके लिए हम लोग पूरे महीना। हाँ, एक अगर आप छुट्टी पे जाते हो, कभी इंडिया जाते हो ना, तो आप एक आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है काम करने के लिए। अगर आप 4-5 दिन काम नहीं करते तो एक अजीब लगता है और आपको सुस्ती आने लगती है। तो हाँ, एक्टिव होता है दिन भर काम, अगर आप काम कर रहे हो तो बंदा एक्टिव होता है, वो बात अच्छी लगती है। आप जैसे दोस्तों से मिलते हैं, बहुत सारे इंडियन से मिलते हैं, गप्पे वप्पे मारते हैं, चाय समोसे पीते हैं, चाय समोसा इसीलिए मैंने नाम रखा है चाय समोसा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो हमारी होती है, क्योंकि हम जब काम करते हैं या फिर हम अपने स्केड्यूल में बिजी होते हैं तो हमारे पास बात करने का टाइम नहीं होता है। बिल्कुल। तो बात करते कब, जब हम लोग चाय समोसे पे चले जाते हैं, चाय समोसा खाते हैं, तभी हम अपने दिल की बात, हमारे एक्सपीरियंस, दिनचर्या शेयर करते हैं। तो इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी चाय समोसा रखा है। तो ये बात सब अच्छी है। मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है कि अपने ऑफिस के अंदर कि आप अपना टाइम पे आओ, अपना टाइम पे जाओ, कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा कि आपको रुकना है, या फिर आपको कोई और बर्डन नहीं देगा। हाँ, अगर आप करना चाहते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई किसी को प्रेशर नहीं करता कि आप 2 घंटा और रुक जाओ या 1 घंटा और रुक जाओ। अगर ज़रूरत है आपके रुकने की तो आपको उस हिसाब से वो पे कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। फिर इसी के साथ हम आज की बातचीत यहीं करते हैं, फिर दोबारा करेंगे नए एक्सपीरियंस के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई पोजीशन के साथ। विश करता हूँ बहुत जल्द आप भी कुछ बेटर अपग्रेड हो जाए, प्रमोशन मिल जाए। तो ये रहा अपना आज का एपिसोड शहबाज खान जी के साथ करते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को अपनी भाषा में बता देता हूँ। तो ये आज ਦਾ एपिसोड ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। तो इस करके ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।